Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam Sharma and in this video I am going to share the topics किसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन टुडेज ओएनजीसी एग्जामिनेशन। सो 2019 का जो रिक्रूटमेंट नोटिस था ओएनजीसी का एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, उसका आज कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन था 17 अक्टूबर को और आज ही एग्जाम हुआ एंड क्वेश्चंस जो कि है वो अभी माइंड में फ्रेश है। सो मैं ये वीडियो बनाकर आई विल ट्राई टू अपलोड इट बाय द डे एंड राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉपिक्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे वो मैं शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आप आगे आने वाले ओएनजीसी एग्जामिनेशन जो भी होंगे तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, टीचर एग्जामिनेशन जो भी ओएनजीसी के होंगे। सारे क्वेश्चंस के टाइप्स में शेयर कर रही हूँ, जितना मुझे पॉसिबली याद है वो मैं ऑलमोस्ट सारे शेयर कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं अब। सो देखिए यहाँ पे ये तो पता ही होगा आपको कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। वही 4 ऑप्शंस थे एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं थी कोई भी। 3 घंटे का पेपर था, टाइमिंग काफ़ी अच्छी दी गई थी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 150 थे। हो सकता है कि जो सजेशंस मांगे क्वेश्चंस के ऊपर कि किसी क्वेश्चन पे हमें कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं, तो वो क्वेश्चन एंड आंसर के साथ हमारे लॉगिन में बाद में बी प्रोवाइड किया जाए। लाइक एआई का जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी आया था, जब लॉगिन में हमें क्वेश्चंस और आंसर्स अवेलेबल थे और किसी क्वेश्चन पे हमें कोई क्वेश्चन गलत फॉर्म किया है तो उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन है तो हम अपना वो सबमिट कर सकते हैं। जैसे एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ था, तो हो सकता है कि इसका भी हो, बिकॉज जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट है वो दोनों जो पार्टीज हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है। एआई जिसने कंडक्ट किया था वही ओएनजीसी का एग्जाम भी उन्होंने ही कंडक्ट किया है। सो इसमें देखिए सबसे पहले पार्ट 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। सो देखिए क्वेश्चन जो था वो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एफसीआरए हमने अपने सीए सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ा, इसलिए आपको इसका थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेबी। सेबी से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ज़्यादातर क्या थे कि पेनल्टी कितना है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। पेनल्टी ज़्यादातर हमें याद नहीं रहती है, आई नो, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पेनल्टी अमाउंट पूछी गई थी इसमें। ऐसे ही सेबी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे सेबी से। तो सेबी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हमने कंपनी लॉ में सीए फाइनल में पढ़ा था वहाँ से, राइट। नेक्स्ट है सीएएस। सीएएस में 2 मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखिए हमारा जो सीए फाइनल का कोर्स है, सीआईपीसी फाइनल, उसमें जो ऑडिटिंग है वहाँ से कुछ खास नहीं था इसमें। मुझे 1-2 क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहे कि वहाँ से पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस थे ऑडिटिंग के वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से पूछे गए थे, जो कि हमने अपने कोर्स में तो नहीं पढ़ा है। जिन्होंने सीए में किया है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें से जो क्वेश्चन आए थे नंबर ऑफ वो 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। और किस तरह के क्वेश्चन थे, नंबर बेस्ड थे, नेम बेस्ड थे। जैसे कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नंबर ये, और ये इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस का जो फॉर्म था ना वो किस फॉर्म में था, ये देखिए वन इन द फॉर्म विच ऑफ द, इस तरीके से था कि जैसे क्वेश्चन का हेडलाइन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शंस दे दिया और उसमें से पूछ लिया कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में पूछा था, 4 सीएएस का नाम दे दिया और नंबर दे दिया और उसमें से पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और जीएसीएफ हमने गैप्स पढ़ा है, ये है जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि हमारा गैप है इंडियन गैप्स, वैसे ही ये कॉस्टिंग का है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्टिंग में से 1-2 टॉपिक्स पे आए थे। कॉस्ट प्लस मार्कअप के ऊपर एक क्वेश्चन था एंड एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आपने आईपीसी में मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। एमओएस एंड ब्रेक इवन वाला जो चैप्टर है उसमें आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एक कॉस्ट प्लस मार्कअप के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंडियस में से भी कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें से कि दो क्वेश्चन थे आई थिंक इंडियस 1 से, ठीक है। एक क्वेश्चन था इस तरीके से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, एसओसी एंड नोट्स एंड ये सब। तो ये आए थे, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। एंड उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि करंट एसेट का डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट करंट एसेट का डेफिनेशन से रिलेटेड था, राइट। एंड नेक्स्ट जो मेन चीज है वो है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि कंपनी ओएनजीसी जो है वो एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, राइट। सो ऑयल से रिलेटेड जो कोई एक्ट है या कोई लॉ है, उससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे। सो वही यहाँ पे भी हुआ, ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948, ये कोई एक्ट है। तो इस पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही अननोन था, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में अवेयर नहीं थी, राइट। सो ये मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। सो ये भी हमें समझ में आ गया कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्ट और जो भी उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मोस्टली बेस क्वेश्चन किस फॉर्म में थे, उसी मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी बेस में सारे क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट फाइनेंस के। एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो थियोरिटिकल बेस्ड थे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। एंड और पेनल्टी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, एज आई टोल्ड, किसी भी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एंड ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ लिया कि ये एक्ट कौन से ईयर पे आया था, कौन से डेट को ये लागू हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन थे ज़्यादा इसमें, ठीक है। सो इंडियस रिलेटिंग टू ऑयल, इंडियस 106 के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन इंडियस, 1 या 2 क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, बट जरूर था इंडियस 106 के ऊपर, ठीक है। ये कुछ एक्सप्लोरेशन के ऊपर इंडियस है, ठीक है, जो कि इस इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आईसीआई की गाइडेंस नोट से, जो कि ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज के ऊपर था, वहां से था गाइडेंस नोट से, ठीक है। तो देखिए आपने कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं से भी, ठीक है।
ये इसमें एक्चुअली में ये भी था ना कि सिलेबस भी यहाँ मेंशन नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था कि हमें एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना है, कहाँ से पूछने वाले हैं। तो हम तो अपने बेसिक चीज़ें प्रिपेयर करके चले गए, बट कुछ चीज़ें जो है वो जो हमने सोची नहीं थी वो भी पूछ ली गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ऑडिट से, उसमें था फ्रॉड रिपोर्टिंग जो ऑडिटर करते हैं, उसमें लिमिट पूछ ली थी अमाउंट की कि कब वो कितने से फ्रॉड लिमिट होता है कि आप ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करते हैं जाके, तो वो 1 करोड़ वाला लिमिट था एंड ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शंस रिलेटिंग टू कि आप रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो बुक्स वगैरह मेंटेन करते हैं उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। सो ये कंपनीज एक्ट के 2-3 सेक्शन के नाम पूछ लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ईयर बेस्ड, सेक्शन बेस्ड एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, राइट। एंड अब देखिए लॉ बिफोर कंपनी एक्ट एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था कि लॉ बिफोर कंपनी एक्ट 2012, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना, 2013 है, उससे पहले 1956 एंड उससे भी पहले जो था वो 1933 था, तो शायद ये वाला क्वेश्चन में कुछ हो सकता है कि मिस्टेक हो, आई डोंट नो, बट एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। देन आया था इसमें एग्जैक्ट डेट्स पूछी गई थी कि ये जो लॉ है वो कब आया इफेक्ट में, व्हेन केम इनटू इफेक्ट, जैसे कि कंपनी लॉ का था, सेबी एक्ट का था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने सीपीटी फाउंडेशन में पढ़ा होगा, आईबीसी इंसॉल्वेंसी का एंड ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का, तो इन एक्ट्स के एग्जैक्ट डेट पूछ लिए थे, मतलब डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, राइट। एंड नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो एनपीवी, पीपीपी, पेबैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस बने थे जो कि बहुत ही सिंपल से थे, इतने टफ नहीं थे, ठीक है, थ्योरेटिकल ही थे, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं था, राइट। जैसे कि आईआर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया था कि ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक टाइप ब्लैंक एंड कहाँ पे कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल टू होता है आउटफ्लो, ठीक है, तो वो आईआर, राइट। एंड रेलिवेंट कॉस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था। देन इनकम टैक्स में मैं बताऊँ आपको तो डिडक्शंस के ऊपर क्वेश्चन थे, जैसे कि डिडक्शन एंड टीडीएस लिमिट के ऊपर क्वेश्चन थे। देखिए 194A का लिमिट पूछ लिया था जिस 10,000 एंड एटीडी एक सेक्शन है, ठीक है, डिडक्शंस का, जिसमें ये पूछ लिया था कि एटीडी किसको अवेलेबल होता है, ठीक है, ये किसको अवेलेबल होता है वो पूछ लिया, ठीक है, चारों तरह के ऑप्शन जो आपको सिमिलर लगते हैं तो उसमें इस तरीके से पूछा इन्होंने। 192A का जो आपने ये पीएफ से रिलेटेड है उस पर कितना परसेंटेज ऑफ टीडीएस करता है, सो 10% का ऑप्शन था एक उसमें, राइट। एंड ईसॉप और शेयर बेस्ड पेमेंट जो था, हमने जो आईपीसी में पढ़ा था अपना ईसॉप, ये जो वाले चैप्टर्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड ग्रेजुटी का एक क्वेश्चन था कि जो मिनिमम कितना सर्विस पीरियड हमें देना होता है ग्रेजुटी क्लेम करने के लिए, ये एक क्वेश्चन था इसमें, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए सो एक ये क्वेश्चन था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं, ये क्वेश्चन था। और शेयर कैपिटल में जो कि हो सकता है कि 12th स्टैंडर्ड से, सो जैसे कि पता है आपको कि 11th 12th सीपीटी, आईपीसीसी, सीए फाइनल, अगर सीएमए के टॉपिक्स जो हमारे सीएमए नहीं है उनसे भी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो 11th 12th के क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, मतलब लेवल एक तरह से हायर रखें। शेयर कैपिटल का क्वेश्चन था, कुछ ऑथराइज नॉमिनल और पेड कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल, कुछ लंबी लंबी लाइंस थी, उसमें कुछ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। सो एक क्वेश्चन था कैग से रिलेटेड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कुछ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट से एक क्वेश्चन था, वो एक्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। कारों में क्वेश्चन जो था वो था, एक ही क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, एप्लीकेबिलिटी, ऑप्शन दे दिए गए थे और उसमें ये पूछा था कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो एप्लीकेबिलिटी था जिसमें कि जो ऑप्शन थे वो इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड ये सब लिखे थे, मैंने सेक्शन 8 कंपनी कुछ सेलेक्ट करना था मैं। इनकम टैक्स में और है 143(1) से क्वेश्चन आया था जो कि इंटीमेशन है, कि ये पूछा था इन्होंने कि टाइम लिमिट कितनी है फॉर सेंडिंग इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेशन सेंड करने की टाइम लिमिट क्या है। असेसमेंट से एक क्वेश्चन था, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए क्या टाइम लिमिट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन इन्होंने ये एक और क्वेश्चन पूछा था डिडक्शन से कि डिडक्शंस इन मतलब फॉलोइंग ऑफ द ऑप्शंस दिए उसमें से डिडक्शंस किस में से अलाउ नहीं होती, तो ऑप्शन दे दिया उन्होंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स एंड लॉटरीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था जिसमें से डिडक्शन नहीं मिलती। एंड न्यू टैक्स ऑडिट की लिमिट पूछ लिया एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट, सो लेटेस्ट अमेंडमेंट में 10 करोड़ है, बट वहाँ पे 10 करोड़ ऑप्शन नहीं था, 5 करोड़ था, सो मैंने 5 करोड़ सेलेक्ट किया ऑप्शन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टैक्सेबिलिटी पर्पज, इन्होंने पूछ लिया था कि टैक्सेबिलिटी पर्पज के लिए हम क्या देखते हैं, तो कुछ ऑप्शन थे जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इनकम, इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे, उसमें से हमें एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। जीएसटी में बताऊं तो आपको क्या पूछा, जीएसटी में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल सा था, बट उसके लिए हमें पूरा ही पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन था कि कौन से टैक्सेस है जो कि सब्ज्यूम्ड हुए हैं जीएसटी के अंदर, तो उसमें ऑप्शन थे वो सारे के सारे एक्साइज ड्यूटी वाले ऑप्शन थे, सारे सिमिलर लग रहे थे, तो उसमें हमें एक केयरफुली एक रॉन्ग ऑप्शन एक सिलेक्ट करना था हमें, राइट। सो और जीएसटी का एक और क्वेश्चन था, दैट वाज कि एक आपने एक पढ़ा होगा एग्जामिनेशन लिस्ट में कि जो डांस फॉर्म और इवेंट्स होते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड ऑल होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसमें जीएसटी कब एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कितनी फीस मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो 1.5 लाख कुछ अमाउंट है, तो उतने तक की फीस अगर चार्ज करते हैं वो, तो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा, तो ये वाला जीएसटी से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, दो ही था एज फार एज आई रिमेंबर, 2 ही क्वेश्चन थे जीएसटी से। कस्टम से भी क्वेश्चन थे, कस्टम से क्वेश्चन था गुड्स का डेफिनेशन में, उसमें कई सारे ऑप्शन दे दिए थे कि गुड्स का डेफिनेशन में क्या नहीं आता है, ये ऑप्शन दे दिया था, स्टोर्स दे दिया, एयरक्राफ्ट बैगेज ये सब दे दिया, उसमें से एक हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था कि क्या आइटम गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती है एज पर कस्टम्स एक्ट,
ठीक है। कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कोई चीज़ लाई गई, उसके ऊपर था 1-2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड अमालगमेशन मर्जर एंड इसके कुछ सिंपल सा था मीनिंग के ऊपर कि जैसे कि 2 कंपनी जब मर्ज होती है तो दोनों की एक्टिविटी खत्म होके एक नई बन जाती है। एंड जब कोई टेक ओवर करता है तो दूसरी वाली खत्म होती है लेकिन पहली वाली का कंटिन्यू रहता है। ऐसा कुछ ऑप्शंस थे, उसमें से हमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो वो सिंपल सा था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी एक क्वेश्चन आया था, प्रॉमिसरी नोट के ऊपर था, जिसमें ये पूछा था कि प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉवर कौन होता है, डेटर, क्रेडिटर, पेई क्या होता है डेटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट भी प्रिपेयर करना होता है, राइट। चलिए, ये तो मैंने बता दिया आपको, ऑलमोस्ट मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको बता दिए कि पार्ट 1 में फाइनेंस एंड अकाउंट्स में किस तरीके के क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो ये आप वीडियो को आगे भी रेफर कर सकते हैं, राइट। चलिए, पार्ट 2 के ऊपर आते हैं, जो कि जर्नल अवेयरनेस था। ये 40 क्वेश्चन थे इसमें, एंड जैसे कि आपने नोटिस इनका देखा होगा तो उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो जर्नल अवेयरनेस है वो सिविल एग्जाम्स के लेवल का होगा, मतलब यूपीएससी के लेवल का जर्नल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, बट जर्नल अवेयरनेस जो है ना, जब जहाँ पे नोटिस में मेंशन कर दिया कि जर्नल अवेयरनेस से पूछने वाले हैं, तो वो बहुत ही वास्ट हो गया, समझिए। ये प्रिपेयर करना तो मतलब इसमें इसको प्रिपेयर करने के लिए यूपीएससी वाले इतने पढ़ते हैं, बट जनरल अवेयरनेस हम कुछ टाइम में पढ़ के इसको इजीली क्रैक नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज अगर जीके मेंशन होता है तो उसमें सिर्फ लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, बट जहाँ जर्नल अवेयरनेस मेंशन होता है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, ये सब पॉलिटी, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और ऊपर से साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। आपको हिस्ट्री तो पढ़नी है, ज्योग्राफी तो पढ़नी है, साथ ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी पढ़नी है। देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, वो नीरज चोपड़ा वाला था कि जेवेलिन कितने मीटर्स तक थ्रो हुआ था, वो वाला क्वेश्चन था लेटेस्ट न्यूज़ में से, करंट अफेयर में से। बाकी सब हिस्ट्री बेस्ड थे, ज्योग्राफी बेस्ड थे, जिसमें से कि देखिए एक क्वेश्चन था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कब ऐड हुई थी, ठीक है, कब ऐड हुई थी, ये उन्होंने डेट या ईयर पूछ लिया था शायद। रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो कि मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहते, रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक सेंसस बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ ईयर बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ लिमिट बेस्ड क्वेश्चन थी, जैसे कि लोकसभा सीट में कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे 1-2, राइट। एक क्वेश्चन था कि हु अपॉइंट्स प्रेसिडेंट, उसमें कई सारे ऑप्शन दे दिए थे, देन राइट आंसर सेलेक्ट करना था हमें, ये क्वेश्चन था एक था। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बुक्स के नेम दिए गए थे या नाम दिए थे, और राइटर का नाम पूछ लिया या बुक का नाम पूछ लिया, 1 से 2 क्वेश्चन थे, राइट। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 4 से 5 क्वेश्चंस, जो कि डांस फॉर्म्स एंड फेस्टिवल्स के ऊपर था। बहुत ही अननोन नेम थे मेरे लिए, जो भी मैंने डांस फॉर्म और फेस्टिवल सुना पढ़ा वहाँ पे, बहुत ही अननोन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था कि फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन कांग्रेस की, जिन्होंने वो पद एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो पोजीशन, ऐसा कुछ था। एक और क्वेश्चन था लेटेस्ट में से कि समर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है 2024 का, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ये पेरिस में होने वाला है, राइट। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन हो गए, एक नीरज चोपड़ा वाला और एक ये। बाकी सारे क्वेश्चन एज आई टोल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही आपके यूपीएससी लेवल के हो गए, राइट। चलिए, ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 जो 30 क्वेश्चन थे, जिसमें उसमें जब नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ये लेवल होगा इसका पार्ट 3 का, वो कैट का लेवल होगा, ठीक है। जो एमबीए एंट्रेंस आईएम वगैरह करते हैं कैट, उसके लेवल का होगा। बट आफ्टर लाइक राइटिंग 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो बहुत टफ थे, जिसने अच्छे से तैयारी करी है, जिसको रीजनिंग अच्छे से आती है, उसके लिए बहुत ही मतलब ईजी होता क्रैक करना इसको, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि कैट के लेवल का उतना था, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन थे, अगर प्रिपेयर करके कोई जाता है रीजनिंग वगैरह अच्छे से, तो वो आराम से क्रैक कर सकता था। बाकी ये स्टार्टिंग जो हुई थी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी बहुत सिंपल सा था, 4 क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग इससे हुई थी, 4 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे बेस्ड था, ठीक है, ये था। एंड एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, अल्फाबेट सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, उस पे कुछ क्वेश्चंस थे। एक होता है ना सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ओकरा वेजिटेबल दे दिया एंड देन पूछ लिया रोज डैश क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन था। एंड मैथ्स में बॉड मास रूल के ऊपर 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड कुछ रूट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि मेरे से बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे थे, बहुत ही इक्वेशन, लंबा सा इक्वेशन था, आई डोंट नो कि कैसे सॉल्व करना था उसको जल्दी कम टाइम में। हालांकि हमारे पास 3 घंटा जो था वो बहुत ही अच्छा टाइम दिया उन्होंने, तो ये पार्ट 3 पे मैंने काफ़ी इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने की कोशिश की, एंड टाइम था इसीलिए इसको सॉल्व कर पाए। अदरवाइज अगर टाइम ज़्यादातर 2 घंटे का ही एग्जाम होता है पीएसयू के, बट 3 घंटा दिया, सो काफ़ी टाइम मिल गया कि पार्ट 3 को भी हम सोच समझ के अटेंड कर सकें, राइट। सो ये मैंने आपको बताया, और एलसीएम बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। एलसीएम बेस्ड के बिना तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, अगर एलसीएम भूल गए हैं तो। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर काफ़ी थे क्वेश्चंस, ठीक है, कैलकुलेशन, जैसे कि इतने परसेंटेज से इन्होंने ये किया तो कितना प्रॉफिट आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन थे कि कोई चीज़ ये इससे एक्स से डिवाइड है तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इस तरीके के क्वेश्चन था। 1-1, 2-2 थे, क्योंकि 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन ही थे पार्ट 3 में। एंड डायरेक्शन बेस्ड के ऊपर एक क्वेश्चन था, एंड जो कि बहुत ही मैंने प्रिपेयर करके गई थी, सो पाइथागोरस थ्योरम से एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया मेरा, राइट। एंड और एक और क्वेश्चन था, दैट वाज डोंट रिमेंबर, बट ये थे ऑलमोस्ट सारे। सो ये आपने देखा, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी, या आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे।
सो दैट्स ऑल। अगर ये आंसर कीज रिलीज करते हैं, क्वेश्चन पे अपना हमारा सजेशंस मांगते हैं, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट डे। टिल देन, टेक केयर, बाय, आई सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून।